रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ताप, दाब में परिवर्तन करने से दो अथवा अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तथा उपयुक्त कारण हटा देने से पुनः मूल पदार्थ बन जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अगर आप उसमें वियोजन द्वारा या आयनिक वियोजन द्वारा एक पदार्थ को दो या दो से अधिक तत्वों में विघटित कर देते हैं और जैसे ही वो कारक हटाते हैं तो पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाता है। आइए समझते हैं उसमें वियोजन के द्वारा। जब कोई यौगिक को गर्म करने से उनके अणु दो अथवा अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर वे फिर से मिलकर मूल यौगिक के अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को उसमें अथवा तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ अमोनियम क्लोराइड लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपघटित हो जाता है। किस किस में? अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। और जैसे ही ये ठंडा होता है पुनः यह फिर अमोनियम क्लोराइड में बदल जाता है। कहने का मतलब यह है गर्म करने पे कहाँ में टूटता है? अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और ठंडा करने में पुनः यह किस में बदल जाता है? अमोनियम क्लोराइड ने। तो ये जो तीर के निशान देखो दो तरफ को बनाए हैं, ऐसे इसको कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि इधर से ये पदार्थ भी बन सकते हैं और वापस ये भी बन सकते हैं। इसके बाद देखो यहां समझा के दिखाते हैं। ये NH4Cl नौसादर भी कहते हैं इसको। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह अमोनिया में और HCl में अपघटित हो जाता है। लेकिन इसे ठंडा जैसे ही हम ठंडा करते हैं तो यह पुनः नौसादर में बदल जाता है। इसी अभिक्रिया को हम उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं। इसी तरीके से अगर हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर हम इसको गर्म करें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तो यो PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। इसे ठंडा करने पर ये तो गर्म किया, जैसे ही ये ठंडा होता है तो पुनः यह PCl5 में बदल जाता है। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। ये उत्क्रमण का चिन्ह होता है, यानी कि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हुई है। PCl5 से PCl3 और क्लोरीन बना है और इन दोनों से वापस PCl5 बन सकता है। इसे कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव में हुई है इसलिए इसे कहते हैं ऊष्मा वियोजन। आइए अब समझते हैं आयनिक वियोजन। जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वे धनायन या ऋणायन में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को आयनिक वियोजन या विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम जलीय विलयन लेते हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो Na पॉजिटिव में अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव में अलग हो जाएगा, लेकिन यह पुनः वापस जुड़कर NaCl बना लेगा। तो क्योंकि यह विद्युत के द्वारा अपघटित हुई है, वियोजन मतलब टूटना, क्योंकि यह विद्युत के द्वारा वियोजन हुआ है इसलिए इस अभिक्रिया को आयनिक वियोजन कहा है। आइए इसी तरीके से अगर हम इसे नौसादर को भी अगर हम गर्म कर दे अपघटित कर दे विद्युत के प्रभाव में तो यह NH4 पॉजिटिव में और प्लस Cl नेगेटिव में अपघटित हो जाती है। तो ये विद्युत के द्वारा हो रहा है इसलिए इस अभिक्रिया को आयनिक वियोजन कहते हैं। आयनों में टूटी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अभिक्रिया समझते हैं। आइए अब समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब हम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है और इस क्रिया में 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो प्लस का जो चिन्ह है ये बताता है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा। और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकती है। तो यह अभिक्रिया नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर अमोनिया बनने की क्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरीके से ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया होती है वो इसकी अपोजिट होती है, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें उत्सर्जन हो रहा था, इसमें अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। शोषी का मतलब शोषण, ऊष्मा का शोषण करना। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराए तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को चलाने के लिए 43,200 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि यो ऊष्मा अवशोषित करके जब ये अभिक्रिया होती है तो इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि SnCl2 की क्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएं, SnCl4 प्राप्त होती है। आइए इस समीकरण को समझते हैं किस तरीके से ये होती है। SnCl2 है और इसकी क्रिया अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं तो SnCl4 प्राप्त होता है, यानी कि स्टेनस क्लोराइड। ये स्टेनस टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखते हैं कैसे होते हैं। अगर मैं इसे आयन में तोड़ूं, Sn पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, ये 2 इसके पॉजिटिव बन जाएंगे, प्लस 2Cl निगेटिव, ये 2 अणु जो है ना इसके आयन के रूप में आ जाएंगे, इधर Cl पे माइनस का 1 होता है, प्लस Cl2Cl माइनस, क्योंकि Cl पे माइनस होता है, और Sn पे यहाँ 4 प्लस आ जाएंगे, प्लस 4Cl माइनस। ये हो गए सेम आयन वाले कैंसिल हो जाते हैं, सेम आयन, क्योंकि इस पे भी माइनस का 1 है, इस पे भी माइनस का 1 है, इस पे भी माइनस, तो सेम आयन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ Sn पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2, और यहाँ Sn पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? 4। तो कह सकते हैं अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर कितने हैं? प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या अगर इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो रही है? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मैं संतुलित करूं तो ये हो जाएगी Sn प्लस प्लस और इधर हो जाएंगे Sn4 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो यहाँ 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इधर भी 2 पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आके जुड़ता है इधर की साइड, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या तो आप इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि से समझ सकते हैं। अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे कि ये भी इसी तरीके से समझते हैं। N पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या बना है? Na। तो यहाँ Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस के 1, और यहाँ Na की कितनी है? 0। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, प्लस से 0 हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और अगर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है, कैसे? यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कैसे वृद्धि हो रही है? यहाँ प्लस है, यहाँ 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आके जुड़ेगा ताकि ये प्लस माइनस 0 हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आके जुड़ता है इस समीकरण में तो उसे कहते हैं अपचयन। पहले वाली समीकरण में कहां जुड़ा था? इधर।
इधर की साइड, और तो ये ऑक्सीकरण था। और दूसरी समीकरण में हमने उदाहरण दिखाया, ये इधर आके जुड़ा है तो ये हुआ अपचयन। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास व दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर कोई भी समीकरण आपको लिखी हुई मिलेगी तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? एक उदाहरण देखें, ऐसे भी समझते हैं। ये समीकरण लिखिए, अगर Zn जिंक की क्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराए तो जिंक कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद आके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगी? ZnSO4 और प्लस Cu अलग निकल जाएगा। अगर मैं इस समीकरण को आयन के रूप में लिखूं तो आपको इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया दिखाई देगी। देखो Zn, इसके Zn को Zn के साथ ले लो, पहले से आयन में तोड़ लेते हैं। प्लस Cu पे 2 पॉजिटिव, SO4 पे 2 नेगेटिव होते हैं। Cu पे 2 पॉजिटिव होते हैं और SO4 पे 2 नेगेटिव। ऐसे ही इधर लिखेंगे, Zn पे भी 2 पॉजिटिव होते हैं प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव और प्लस Cu। तो Zn को Zn के साथ लिख देते हैं और Cu को Cu के साथ। SO4 पे सेम आयन है, ये कैंसिल हो गए। अब देखते हैं Zn और इधर लिए हमने Zn प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है? 2। तो और अगर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करो तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएंगे। तो मैंने अभी पहले ही बताया था ऑक्सीकरण संख्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, 0 से प्लस 2 हो रहे हैं तो उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरीके से अगर मैं कॉपर के साथ लिखूं तो देखो यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 0, अगर कोई तत्व मुक्त अवस्था में है तो वो 0, और यहाँ प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है। देखो यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ 0 हो गए, तो कमी हुई है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़े हैं आपके? यहाँ, क्योंकि प्लस के 2 में से माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 0 बचेंगे। इलेक्ट्रॉन संतुलित करेंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन इधर जुड़े हैं या ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है, तो ये अभिक्रिया किसको दिखा रही? अपचयन को। तो ये दोनों की दोनों सेम अभिक्रिया Zn प्लस Cu प्लस प्लस Zn प्लस 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 Cu। तो इस दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आई होगी। चाहे तो इस तरीके से डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है जिस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ऑक्सीकरण भी आपको अच्छे से समझ में आया, अपचयन भी आपको अच्छे से समझ में आई। आइए समझते हैं कुछ और